सो क्या हालचाल क्लास 10th। सो गाइस, आज मैं तुम सबको पढ़ाने वाला हूँ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बोरिंग चैप्टर है, लेकिन चिंता मत करो। ऐसे पढ़ाऊंगा ना चैप्टर, आधी से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो बेसिकली अगर तुमने क्लास 9th पढ़ी होगी ना, तो तुम्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी? अरे भैया, बहुत इजी टॉपिक था, चैप्टर 1 पे पढ़ा था। जो चर्च के लोग थे वो है ना, टैक्स वगैरह लेते थे, टाई लेते थे, तो उससे बचने के लिए कुछ रेवोल्यूशनरीज आए थे और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन करी थी। तो वहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया था। 1789 में फ्रांस हो गया था आज़ाद अपने राजा से। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? देखो, फ्रांस तो आज़ाद हो गया था, पर फ्रांस में कुछ ऐसे भी लोग थे ना, जो कि है ना फ्रांस को अपना निभाते थे। क्यों? क्योंकि राजा वगैरह टैक्स लेते थे, तो उनके अंदर वो देशभक्ति की भावना नहीं थी। तो उसको जगाने के लिए फ्रांस के लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत सारे स्टेप उठाया। अभी इन पे जाएंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमें वही सारी चीज़ें पढ़नी है कि कैसे फिर फ्रांस दोबारा कैद हो गया, दोबारा कोई राजा फ्रांस पे राज करने लगा, फिर दोबारा कैसे आज़ाद हुआ। फिर हमें जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में, इटली यूनिफिकेशन, फिर ब्रिटेन का, फिर बाल्कन एरिया, सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बड़े प्यार से। इस चैप्टर में बेसिकली हमें इस पेंटिंग के बारे, इस चैप्टर की स्टार्टिंग इस पेंटिंग से होती है। एक बार गौर से देखो इस पेंटिंग को। इसमें जो इनके भगवान होते हैं ना, क्रिश्चियन लोग के, जो जीसस क्राइस्ट, वो ऊपर से है ना आशीर्वाद दे रहे हैं, और बाकी सारे देशों के भगवान भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। नीचे है ना एक, अब तुम्हें ये स्टैचू दिख रहा है, इसमें ये जो तुम्हें इस हाथ पे दिख रहा है ना, ये, रुक जा भैया, हाँ, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। समझ पा रहे हो? और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, कह सकते हैं लेफ्ट हैंड में, इसको हम बोलते हैं द राइट ऑफ चार्टर टू मैन। पेपर में पूछ लेता है। ये सारे लोग डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ये तुम्हें जो दिख रही है लोग, ये इधर डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। और ये तुम्हें शव वगैरह दिख रहे हैं ना, ये राजाओं के पोशाक वगैरह है, जो ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है इस दुनिया से। ठीक है। इस पेंटिंग को लिखा था फ्रेडरिक शोरियू ने 1848 में। एमसीक्यू में कई बार पूछता है। और इस पेंटिंग का नाम था द ड्रीम ऑफ, लिखा भी है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिफॉर्म। ओके। अब देखो, फ्रेंच मेरी जुबान कैसी हो गई है दोस्तों। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था ना, तो बहुत सारे आइडियाज़ भी आए थे। जैसे लोगों के अंदर है ना सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस जगाने के लिए आइडिया आया था ला पेट्रिया ला सिटियोन। जैसे हम नहीं कहते कि भारत हमारी माता है, वैसे ही ये लोग कहते थे कि ये जो फ्रांस है ना, ये तुम्हारा फादर लैंड है और तुम इसके सिटीजन हो। जैसे है ना, हमारे देश में है ना ट्री कलर को, नए तिरंगे को लाया गया था, ताकि लोग है ना उस तिरंगे को देख के सलाम कर सके और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है। ऐसे ही फ्रांस में भी ये नया ट्री कलर लाया था। देख पा रहे हो? ये फ्रांस का ट्री कलर है। ठीक है। फिर है ना, जो स्टेट जनरल थी ना, तुम्हें पता है पहले राजा लोग के बारे में, राजा लोग की एक सभा होती थी जिसमें वो है ना सुनवाई करते थे। तो फ्रांस की सभा को क्या कहते हैं? स्टेट जनरल कहते हैं। उसको बदल के नेशनल असेंबली रख दिया नाम। ठीक है। फिर थोड़े गाने वगैरह भी आए। जैसे अभी तुम कोई देशभक्ति का गाना सुनो तो कैसे तुम्हें गूस बम्स आ जाते हैं। कोई देशभक्ति मूवी देखो तो कैसे तुम्हें ऐसा लगता है कि इस देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो जो भावना आती है। यही चीज़ फ्रांस के लोगों के साथ भी करी गई थी। ऐसी जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उन्हें कम किया था, यूनिफॉर्म वेट लाया था, और फ्रांस को ऐसा कॉमन लैंग्वेज डाल दिया था। ठीक है। ऐसे ही यही हुआ था। फिर आए थे नेपोलियन चाचा। नेपोलियन चाचा क्या थे? ये पता है, फ्रांस में सेंटा क्लॉज बन के आए थे, लेकिन इनकी एक दिक्कत थी। ये जब आए थे ना, तो खुद को राजा बना लेता, डेमोक्रेसी को फेंक दिया था कोने में। ठीक है। नेपोलियन चाचा आए, उनने फ्रांस में बोला कि देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फ्रीडम क्या है, मैं तुम्हें फ्रीडम के मजे चखाता हूँ। और उन्होंने फ्रांस पे करी बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें, जिससे फ्रांस के लोग हो रहे खुश हो रहे थे। जैसे उनने है ना इक्वालिटी लाई थी सभी के लिए। उनने है ना, कह सकते हैं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया था, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया था। और उनने है ना लोगों को राइट दिया था अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का। ठीक है। उनने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी सही किया था, एबुलिश किया था, मतलब फ्यूडल सिस्टम को भी हटा दिया था। ठीक है। ये थी थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ है, इनको याद कर लेना। मैं नेपोलियन चाचा के बारे में पूछ लेता है कभी कभार। लेकिन
ये सारी तो चीज़ें तुम पढ़ते ही हो और आधी से आधी तो चीज़ तुम्हें याद होगी। लेकिन एक चीज़ है जो पेपर में पूछ लेता है और बच्चे नहीं कर पाते, वो है नेपोलियन चाचा की बुराई। क्योंकि सीबीएसई में उसकी बुराई भी दे रखी है और बहुत सारे टीचर्स बस उसकी अच्छाई बता देते हैं, बुराई कोई नहीं बताता। तो मैं तुम्हें बताता हूँ नेपोलियन चाचा की बुराई क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहली बुराई थी नेपोलियन चाचा की कि उनने ना सेंसरशिप लगा दी थी। सॉरी, शायद ब्लू कलर सही नहीं लग रहा। या तो उनने क्या किया था, अबे पहन तो आ जा। हाँ, उनने फ्रांस में सेंसरशिप लगा दी थी। समझ पा रहे हो कि कोई भी उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं लिख सकता न्यूज़पेपर में। ठीक है, दूसरा उनने क्या किया था, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, मेरे को बहुत बेकार लग रहा है कलर। हाँ, दूसरा उनने ये किया था कि उनने सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था। तुम समझ पा रहे हो, जब वो राजा बन रहे हैं तो डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा। डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, मतलब एंड कर दिया था, डेमोक्रेसी ख़त्म, तू निकल यहाँ से। फिर उन्होंने क्या किया था, देखो जो नेपोलियन चाचा थे ना, वो जब फ्रांस में अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे थे ना, तो और देश के लोग भी आ रहे थे। वो कहते थे कि नेपोलियन चाचा हैम्सबर्ग और लिबर्टी हैं, सॉरी हारबिंदर ऑफ लिबर्टी हैं। वो चाहते थे कि नेपोलियन चाचा हमारे देश में भी आए। तो देखो, जब नेपोलियन चाचा सबके देशों के राजा को हराएंगे तो उन्हें सेना भी तो लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले आ जाएं तो फिर लोग उन्हें 4-5 लोग उन्हें पीट देंगे। समझ पा रहे हो, इसलिए वो फ्रांस के लोगों को ज़बरदस्ती, समझ पा रहे हो वर्ड, जबरदस्ती फ्रांस के लोगों को फेंकते थे कि तुम मेरी तरफ से सेना में लड़ने जाओ और उस राजा को जिताओ। यानी कि वो क्या करते थे, मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है, फोर्स रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट। ठीक है, और फिर देखो, उन्हें सेना तो उन्हें ले ली, लेकिन उस सेना को पालने के लिए, उस सेना को वेपन्स देने के लिए उन्हें चाहिए होगा पैसा। तो उनने क्या किया, उनने टैक्स बढ़ा दिए थे, यानी कि इंक्रीज, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, मैं क्या करूँ यार, अब फ़ोन से करता हूँ सारे काम में। इंक्रीज टैक्स, समझ पा रहे हो। तो ये कुछ बुराइयां हैं, अगर सीबीएसई में पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछ ले तो तुम बता देना, क्योंकि तुम मेरे से पढ़े हुए हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखी है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, नोट्स वगैरह सब एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, अब देखो, हमने नेपोलियन चाचा के बारे में तो पढ़ लिया कि वो अच्छे राजा थे, वो अच्छे, उनने अच्छी चीज़ें करी थी। अब हमें पढ़ना है यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। देखो, पहले के टाइम पे यूरोप नाम से कोई देश ही नहीं होता था। समझ पा रहे हो, यूरोप नाम से कुछ होता ही नहीं था पहले। कई सारे स्टेट है ना, किसी रीजन में वो करते थे, जैसे जो बाल्कन रीजन है उनको ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल करता था, ऐसे ग्रीस रीजन को ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल करता था। मतलब बहुत से ऐसे रीजन थे जिनको कोई और कंट्रोल करता था, यूरोप नाम से कुछ नहीं था। बाद में जब यूनिफिकेशन वगैरह हुई तो जाके यूरोप बना था इनसे। तो यूरोप में पहले रीजनल स्टेट्स होते थे, रीजनल वेरिएशन, लैंग्वेजेस, कल्चर, सब कुछ अलग अलग रहता था। और यूरोप में दो टाइप के लोग रहते थे, एक होते थे एरिस्टोक्रेट, एक होते थे मिडिल क्लास, और तीसरे पीजेंट्स वगैरह भी होते थे, उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। एरिस्टोक्रेट्स मतलब कह सकते हो सुनियों के घर वाले। डोरेमोन देखते हो ना, उसमें जो सुनियो होता है कि हाँ मेरे पापा तो सबसे बड़े पापा हैं, वो है ना यूएस से जाते हैं, वो लंदन जाते हैं, मेरे लिए कह सकते हैं कनाडा से रिमोट कंट्रोल कार लाते हैं। तो वही अमीरी जो सुनियो दिखाता है ना सबको, वही एरिस्टोक्रेट्स दिखाते थे। उनके पास बहुत पैसा था, ये कह सकते हैं अंबानी के बराबर ही, मतलब कह सकते हो, समझ रहे हो तुम, अंबानी के जैसे थे वो। और वो इतराने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, उन्हें लगता था फ्रेंच लैंग्वेज इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज। ठीक है, और वो अपने ही लोगों में शादी करते थे। वो ये नहीं होता था कि गरीब गरीब लोगों से शादी करे या लिबरल लोगों से शादी करे, उन्हें चाहिए होता था कि मेरी ही बिरादरी का कोई मेरे को मिले जो एरिस्टोक्रेस हो। समझ पा रहे हो, तो यही था एरिस्टोक्रेसी के बारे में। और जो मिडिल क्लास थी, ये जो थे ना, वो ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियल, वो ट्रेडर्स वगैरह होते थे, और जो ये एजुकेटेड थे। ठीक है, इनकी जो आइडियोलॉजी थी इसको बोलते हैं लिबरलिज्म। अब देखो लिबरल क्या है, देखो लिबरल का मतलब होता है, लिबरल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। तो जो लिबरल लोग थे ना, उन्हें चाहिए होती थी फ्रीडम, वो चाहते थे इक्वालिटी, लेकिन सबके लिए नहीं। यहाँ पे लिबरल लोग दोगलापंती करते थे,
वो चाहते थे कि तुमने क्लास 9 में पढ़ा ही था लिबरल लोगों की आइडियोलॉजी है। बोलो, नहीं पढ़ा रहा मैं बहुत बार होगा। अरे सिंपल सी बात है, जो लिबरल लोग थे वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं ना उन्हें ही राइट्स मिले, वुमेन्स गरीब बंदे जाए तेल लेने, उनका ये मानना था। ठीक है, तो यही है कुछ कुछ फ्रीडम। हाँ, इनके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल भी फीचर्स थे, जैसे पॉलिटिकली ये चाहते थे कि जो सरकार हो वो कंसर्ट से भरे, हमारे कंसर्ट से भरे, और जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करे। और इकोनॉमिकली ये चाहते थे कि स्टेट पे जो टैक्स लगाए जाते हैं ना वो ना लगाए जाए। और कह सकते हैं कि ये चाहते थे फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, सबके पास चांस हो कि वो अपने सामान को बेच सके। ठीक है, यही कुछ चीज़ें थी, और इसीलिए इन्होंने एक स्टेप उठाया था। देखो, फ्रांस के लोगों ने 1834 में सॉरी, फ्रांस के नहीं, लिबरल लोगों ने 1834 में प्रशिया में जॉल्बराइन बनाया था। स्पेलिंग आई डोंट नो क्या है, जॉल्बराइन, आई होप सी स्पेलिंग सही हो, ई लिखा हुआ है। ठीक है, जॉल्बराइन की खोज करी थी, जिसमें है ना वो जो थे ना वो टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर रहे थे, और वो क्या कहते थे कि टैक्स वगैरह को ख़त्म कर रहे थे। वो उन्होंने थाईटी करेंसी को 2 में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये कुछ फीचर्स है जॉल्बर राइट के पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें बताई हुई है। अब देखो, नेपोलियन चाचा है ना सब देशों को लूट रहे थे, सब देशों को मार रहे थे। ये देख के जो बड़े बड़े देश थे ना, जो नेपोलियन से भी बड़े थे, बड़े पापा के लगभग नेपोलियन के, वो बोलने लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रहा नेपोलियन। फिर 4 देश मिले, उन्होंने बोला कि हम चारों मिलके नेपोलियन को भगा देते हैं, नहीं तो है ना पूरे देश में है ना डेमोक्रेसी आ जाएगी और अब राजा लोग क्या करेंगे। तो फिर आए 4 देश, नाम याद कर लो, पेपर में पूछ लेता है, मैं लिख लेता हूँ। हाँ, पहला नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन समझते हो ना, अंग्रेज लोग। ठीक है, उनने वैसे हमें भी लूटा था, ब्रिटेन। दूसरा है रशिया, हाँ समझ पा रहे हो। और तीसरा है प्रशिया। मैं जो बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से लिख लेना। ठीक है, प्रशिया। एंड लास्ट है प्यारा सा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग है। बचपन में मुझे भी लगता था ऑस्ट्रिया होगा, मैं टिक कर देता था, लेकिन ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग है। पेपर में इस चैप्टर में बेसिकली तुम्हें ऑस्ट्रिया के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया मत टिक कर देना, टीचर नंबर काट देगा। ठीक है, कहाँ ऑस्ट्रिया कहाँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जब ये लोग आए थे ना, इन चारों ने नेपोलियन को हरा दिया था। कौन सी लड़ाई में? वाटरलू में। अरे हाँ, नेपोलियन ने जो चीज़ें करी थी ना अच्छी वाली, उसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं, 1804, याद कर लेना। ठीक है, तो 1815 में इनने वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया था, और तब उनने ट्रीटी साइन करी थी। अब नेपोलियन को हरा दिया तो पार्टी वगैरह करेंगे, तो उस ट्रीटी को होस्ट कराता है ड्यूक मेटरनिक में। अब देखो, ये जो बंदा था ना, ये बड़ा प्यारा दोगला बंदा था। क्यों? क्योंकि बहुत बोलता था। सही में वो बंदा नहीं होता वो तुम्हारे ग्रुप में जो कि ची 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 करता रहता है, वैसे ही ड्यूक मेटरनिक था। क्योंकि ये हर बार ही इसने एक डायलॉग बोला था, जब फ्रांस छींकता है ना सारे यूरोप को सर्दी हो जाती है। ऐसे ही तुम ऐसे समझ सकते हो कि जब फ्रांस का नल खुल जाए ना सारे यूरोप में बाढ़ आ जाती है, तो यही वाला सीन था। और उसने एक और डायलॉग बोला था, एक लीडर है ग्यूजिक बैक्जेरी, वो अभी तो पढ़ोगे। तो वो जो ग्यूजिक बैक्जेरी है ना सबसे बड़े दुश्मन है हमारे सोसाइटी के, ऐसा इसका कह रहा था ड्यूक मेटरनिक जी का। ठीक है, बहुत बोलते हैं ड्यूक मेटरनिक जी। ठीक है, तो फिर ये लोग हारे थे, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, जिसपे राजा जी के सिस्टम को वापस ला दिया था। समझ पा रहे हो? पहले फ्रांस के लोग हैं ना बड़ी मुश्किल से 1789 में आज़ाद हुए। फिर है ना आज़ाद होने के बाद फिर 14-15 साल बाद नेपोलियन चाचा आ गए। अब फिर नेपोलियन चाचा है तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, लेकिन वो कम से कम थोड़े अच्छे काम तो कर रहे थे। लेकिन फिर फ्रांस के लोगों को दोबारा 14 नहीं 10 साल बाद सामना करना पड़ गया। किसका? ये दोबारा अपने राजा वगैरह का सामना करना पड़ गया, यानी कि फ्रांस के लोग दोबारा उसी स्थिति पे आ गए जिस स्थिति में थे। ठीक है, लेकिन फ्रांस के लोग रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के मज़े ले रखे थे। उन्हें पता था आज़ादी कैसी होती है, तो वो सीक्रेट सोसाइटी बना रहे थे, तभी उसके ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, फिर और क्या ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ, जो नेपोलियन ने ना चीज़ें जीती थी ना टेरिटरीज। क्योंकि देखो नेपोलियन कब नहीं था, उसने बहुत सारे स्टेट जीते थे, उनको अपने कब्जे में कर लिया था, तो वो सारे स्टेट छीन लिए थे इन लोगों ने। ठीक है,
और भी बहुत सारी चीज़ें करी। फ्रांस के आगे वो लगा दी थी बाउंड्रीज, ताकि फ्रांस एक्सपेंड ना कर सके, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्रांस के लोगों को के अंदर अभी भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हैं। अगर फ्रांस एक्सपेक्ट करेगा तो फिर वो दोबारा रेवोल्यूशन करके जीत जाएंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एक बहुत बड़े लीडर के बारे में, ग्यूसेप बैक्सेरी। अरे है कितने बढ़िया लग रहे हैं कोट पैंट पहन के, बालों पे तेल लगा के। तो देखो, ग्यूसेप मैक्सेरी जी का जन्म हुआ था 1807 में जीनुआ में। वैसे इतना पूछता नहीं है। इनने क्या करा था, इनने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, तब भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसका नाम था, सॉरी दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, सैबोनरी। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, तो उनकी सोसाइटी का नाम था सैबोनरी, याद कर लेना, पेपर में पूछ लेता है। इनने यंग इटली बनाई थी मार्सिले में, यंग यूरोप बनाया था बेरने में। ठीक है, और इनका बिलीव था जो गॉड है ना, उनने मतलब कह सकते हैं नेचुरल यूनिट्स दे रखी है, मतलब जो गॉड है वो सब कुछ है, हमें जो नेशन मिला, ये मतलब बेसिकली नेशनलिज्म की भावना रखते थे। ठीक है कि ठीक है, और मैटरनिक जी ने इन्हें सबसे बड़ा दुश्मन बनाया था, क्यों तुम्हें पता ही है। ठीक है, वैसे इसके बारे में पूछता नहीं है, इसको स्किप भी करोगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब तुम्हें देखो, 15 साल तक तो रेवोल्यूशनरी शांति बैठे थे। 15 साल तक पता नहीं कहाँ हो सकता है गोवा वगैरह घूमने गए हो, थोड़ी बंदी वगैरह बना रहे हो। लेकिन 15 साल बाद रेवोल्यूशनरीज को याद आया, अरे हमें तो आज़ादी चाहिए थी। तब जाके शुरू हुई 1830 में करी रेवोल्यूशन, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड मोनार्की आई, जिसमें लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया। ठीक है, समझ आई। फिर बात करें फ्रांस की, तो 1813 में कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड मोनार्की को इस्टेब्लिश किया गया, जो मैंने तुम्हें बता ही चुका है। इंडिपेंडेंस बेल्जियम में भी हुई, तब जाके बना। मैं लिख लेता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ ना, ये वीडियो तुम्हें बहुत नंबर दिला देगी। जो है यूनाइटेड, अब देखो यूनाइटेड किंगडम ऑफ, अब तुम गैस करो क्या होगा आगे। तुम बोलोगे अरे भैया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन ही होगा, भग बेल्जियम की बात चल रही है ना, तो ब्रिटेन कैसे आएगा। अरे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, समझे, हर बात पे ब्रिटेन नहीं घुसाते। यूनाइटेड किंगडम सुन लिया तो भैया ब्रिटेन ही होगा, नहीं, नेदरलैंड। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने तुम्हें बता दिया। फिर ग्रीक में भी वॉर हुई थी, इसमें लॉर्ड बायरन का नाम याद कर लेना, बहुत बड़े पोएट थे, बहुत ज़्यादा शायरी वगैरह लिखते थे, एकदम हमारे जैसे थे। क्या शायर थे भाई यार, शायर। 1821 में यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये याद कर लेना। और 1892 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूनोपल में ये आज़ाद हो गए थे। मतलब ये याद रखने का, दुश्मन था ग्रीस का ऑटोमन एम्पायर। तो बस आज़ादी इन्हें मिली थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब बात करते हैं रोमांटिनिज्म। वाह, वर्ड सुन के ही क्या लग रहा है अरे रोमांटिनिज्म का मतलब था कि ये लोग, इनका मानना था, देखो लड़ाई वगैरह करने से नेशनलिज्म नहीं आएगा। अगर हमें है ना नेशनलिज्म लाने तो हमें प्यार करना पड़ेगा, मतलब हमें अपने कल्चर को फैलाना पड़ेगा, हमें अपने ट्रेडिशन को फैलाना पड़ेगा, तब जाके हमें वही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कल्चर का रोल था, और हाँ लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा रोल था। रोमांटिनिज्म के बारे में लिखोगे ना, ये भी लिखना, नेशनल लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनलिज्म। अभी वो कैसे बताऊंगा। सबसे पहले तुम इनका नाम याद कर लो, जोहन गोटफ्रायड। ठीक है, एक तो यार ये फ्रांस लोग के नाम भी बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। दूसरा बात करें, पोलैंड में एक, इन्हें क्या करा था, ये फोल्क मतलब कहानी वगैरह से लोगों को नेशनलिस्ट की भावना लाते थे, गाने वगैरह यूज़ करते थे। दूसरे है करोल कुर्सपिग्गी पिड्सकी, भाई साहब इन्हें म्यूजिक वगैरह का यूज़ किया था। और देखो तुम्हें पता है ना कि जब है ना ब्रिटेन रशिया ये सब स्ट्रांग बने थे, तो पोलैंड को इन्हें हरा दिया था। तो फिर जो रशिया के लोग थे ना, वो पोलैंड पे अपनी भाषा को इम्पोज कर रहे थे। स्कूलों में ना पोलैंड वो बोली जाती थी, रशियन लैंग्वेज, पोलैंड लैंग्वेज मतलब ख़त्म हो रही थी। तब जाके है ना जो पोलैंड के लोग थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के सहारे है ना अपने ट्रेडिशन को फैलाया था। इसलिए लैंग्वेज ने भी अच्छा रोल अपना लिया था, क्योंकि रशियन लोगों को तो समझ नहीं आ रही थी पोलैंड लैंग्वेज, लगा ये क्या बोल रहा है, और ये अपनी सीक्रेट बातें रशियन लोगों के सामने भी करे ना तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
तभी रशियन लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। समझ पा रहे हो? अब देखो इसको ऐसे समझो यार, तुम्हारे सामने है ना कोई चाइनीज़ बोले, अब वो चाइनीज़ में तुम्हें गाली भी दे रहा होगा, तुम्हें पता चल पाएगा? हैं? नहीं पता चल पाएगा, तुम्हें आती ही नहीं चाइनीज़। तो यही हुआ था। ठीक है, फिर बात करें हंगर हार्डशिप। देखो 1830s में है ना, 1830s के बाद है ना, तुम्हें पता है फ्रांस में ग्रेट ईयर और डिप्रेशन भी था। फिर उसके बाद जीना मुश्किल हो गया था। फ्रांस में पॉपुलेशन बढ़ गई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो एक जगह पे काम करने के लिए 10 लोग हैं, जबकि ज़रूरत चाहिए 2 लोगों की। तो वही है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, बाकी के लोगों को भगाया जा रहा था, प्राइस भी बढ़ रहे थे, जिसके कारण उनने बोला ये राजा किस काम का है? हैं? सब कुछ सारे दुख तो हमें झेलने पड़ रहे, इस राजा को भगाओ यहाँ से। और तब जाके लोगों को आई गुस्सा, उनने उठाई तलवार वगैरह जो भी कहते हैं वेपन, और राजा को पीट दिया। राजा ने बोला सॉरी भैया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फ्रांस, मैं तो निकल रहा हूँ, मेरे को मेरे बाली बच्चे प्यारे हैं मुझे। फिर राजा भी चले गए और 1848 में फ्रांस हो गया आज़ाद। उसने बोला ये छुट्टी। ठीक है, अब देखो फ्रांस तो हो गया था आज़ाद। अब मैंने क्या बताया, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। जैसे 1780 जब फ्रांस 1830s में रेवोल्यूशन करी थी, तो उसी को देख के नैदर उसने भी रेवोल्यूशन करी थी, ग्रीक वॉर ने। ऐसी 1848 में जब फ्रांस आज़ाद हो गया, तो ये देख के जर्मन लोग भी बोले अरे भैया फ्रांस आज़ाद हो गया है तो हम भी आज़ाद हो जाते हैं। तो वो है ना अपने लिए अपनी सारी डिमांड्स का एक वो क्या कह सकते हैं, एक वो बनाया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है ना राजा जी के सामने लेके गए थे। और वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया था 831 मेंबर्स के साथ एसटी पोल चर्च में, जो का है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ठीक है, राजा जी के पास गए वो कि राजा जी हमारे साथ हमारी ये डिमांड है, उनको पूरा करो। राजा जी ने बोला अबे तुम कौन हो बे, अबे क्यों डिमांड करूँ तुम्हारी पूरी? उसने बोला राजा जी हमने आपको बनाया है राजा, अगर आपने हमारी डिमांड पूरी नहीं करी है ना तो हम आपको भगा दिए। उसने बोला देखो बेटे, मेरे पीछे सबसे बढ़िया वाली ब्यूरोक्रेटिक आर्मी है। ब्यूरोक्रेटिक मतलब ताकतवर, बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी है। उसने बोला राजा जी हमारे पीछे भी तो आर्मी है। तो फिर वो जर्मन लोगों ने बोला, राजा जी ने बोला कहाँ है आर्मी? जर्मन लोगों ने पीछे देखा, कोई नहीं था। राजा जी ने 4 थप्पड़ मार के भगा दिया। अब कोई क्यों नहीं था? क्योंकि देखो जो लिबरल लोग थे ना, जर्मन लोग, वो लोग पता है क्या इंडस्ट्रियल्स की मांग कर रहे थे, मतलब इंडस्ट्रियल्स की मांगें पूरी कर रहे थे। जो गरीब पीजेंट्स थे उनके बारे में कोई सोच ही रहा था। तब जाके उनको लगा कि यार ये गलत कर दिया हमने। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन इससे जर्मनी के अंदर एक भावना तो आ गई नेशनलिज्म पाने की। अब हमें पढ़ना है जर्मनी की यूनिफिकेशन। प्यारा चैप्टर है, प्यारा टॉपिक है। देखो भैया, जर्मनी में मांग तो कब की हो गई थी 1848 में ही, लेकिन फिर बाद में है ना, जब है ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन भगा दिया गया था ना, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, तब जाके ऑटोमन बिस्मार्क आए और उन्होंने बोला लाओ मैं याद दिलाता हूँ जर्मनी को, मैं यूनिफाई कराऊंगा जर्मनी को। उन्होंने इतनी मेहनत करी तब भी राजा वो नहीं बने, केसर विलियम बन गए थे। क्योंकि देखो केसर विलियम जी तो थे ना, उनने जो ऑटोमन बिस्मार्क थे ना वो चीफ मिनिस्टर थे, और जो राजा जी थे वो थे केसर विलियम। तो उन्होंने बोला केसर के राजा जी ने बोला कि केस ऑटोमन जाके यूनिफाई कराओ इटली। ऑटोमन जी ने बोला हम क्या तुम्हारे बाप के नौकर है? तो उसने बोला ऐसा है ना राजा जी हूँ मैं, अगर मेरे से फालतू बोला ना पीट दूंगा। उसने बोला सॉरी 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 राजा जी। एंड देन यही हो गया। ऑटोमन बिस्मार्क ने ना 3 साल तक 7 वॉर लड़ी थी, जिसके साथ फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, यानी कि जी फाड़ लड़ाई करी थी। ये म्यूनिक है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क का। ठीक है, जी से मतलब तुम गलत मतलब समझ रही हो यार। जी मतलब जर्मनी यार, जर्मनी जर्मनी फाड़ लड़ाई करी थी जर्मनी को। ठीक है, इससे हमारा जर्मनी यूनिफाई हुआ था। अब बात करें इटली की। इटली में एक लोग ने ये कराई थी यूनिफिकेशन। 4-5 लोग आए थे। सबसे पहले थे विक्टर इमानुएल, जो कहते राजा जी थे, उनका काम था बस देखने का। और जब अपने उनको भेजा था चीफ मिनिस्टर जो थे कैवर, इसके बाद में अभी अब जाएंगे। लेकिन उससे पहले ग्यूसे बैक्सिनी जी ने बहुत सारे रेवोल्यूशन करे थे, तुम्हें पता है ना, यह इटली बनाई थी। उनने 1831 में ट्राई भी किया था लेकिन वो फेल हो गए थे। ठीक है, फिर बात करें ग्यूजिप गैरिबोल्डी, तो इनने 1816 में है ना
कह सकते हैं रेवोल्यूशन करी थी, और इनकी आर्मी को रेड शर्ट्स भी कहते थे। फिर बात करें कैवर की, तो कैवर था चीफ मिनिस्टर। वो ना तो डेमोक्रेटिक था, ना सोशलिस्ट था, ना तो रेवोल्यूशनरी था। वो फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा बोलता था। उसने अपनी टैक्टफुल डिप्लोमेसी से कुछ कोई ना कोई एरिया को यूनिफाई कराया था। एंड लास्ट में तीनों की मेहनत से विक्टर एम्मानुएल हो गया था राजा। अब देखो, ब्रिटेन का केस थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जर्मन में क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी। इटली में क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी, लेकिन ब्रिटेन ने लड़ाई नहीं करी थी। ब्रिटेन का कल्चर बहुत पहले से था। उसने 1688 में डेमोक्रेसी को हटा के, डेमोक्रेसी मतलब जो उनकी वो थे ना पार्लियामेंट, उससे अपनी पावर छीन ली थी। फिर 1807 में उसने एक एक्ट लाया था स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लिए, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसमें उसने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को क्या किया था, यूनाइट किया था, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया था। लेकिन एक्ट में तो बोला था कि तुम्हारा कल्चर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो स्कॉटलैंड वालों ने सोचा अरे हमारा देश और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक्ट साइड हो गया, ये लोग यूनाइट हो गए, ब्रिटेन ने बोला तुम बताओ यार, तुम क्या कह रहे थे यार, तुम्हारा कल्चर, अरे हमारे जो हमारा देश बना उसमें हमारा ही कल्चर चलेगा। उसने बोला तुमने गद्दारी करी है हमारे साथ, हम नहीं कर रहे साइड। उन्होंने बोला साइड वैसे ही हो चुका है, अब तुम क्या ही कर सकते हो, अब तुम्हें हमारे कल्चर के नीचे ही दबना पड़ेगा। और एक काम करो, चुपचाप हमारा कल्चर अपना लो, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, हम तुम्हें पीड़ पीड़ के तुम्हारे देश को ख़त्म कर देंगे। फिर क्या, डर के मारे यही हुआ। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि आयरलैंड भी तो है, उसको भी यूनाइट कर लेते हैं। आयरलैंड वैसे ही समझ गया था, क्योंकि स्कॉटलैंड वालों ने बोल दिया था कि इनके जाल में मत फंसना, उसने मना कर दिया था। लेकिन तुम जानते हो, फिर उसने बोला कि अब लगता है मुझे कुछ शस्त्र अस्त्र उठाने पड़ेंगे। आयरलैंड के साथ थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हुई, लेकिन एंड में फिर फोर्सफुली आयरलैंड को भी कब्जे में कर लिया, और एक नया ब्रिटेन बनाया गया। फिर नया जैक आया, एक नया फ्लैग आया जिसको बोलते हैं यूनियन जैक। और फिर एक नया एंथम आया था कि गॉड सेव अवर नोबल किंग। किंग भी किस नाम के है। अब हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक, बट छोटा सी टॉपिक है, विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। अब देखो, हमने नेशन को विजुअलाइज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो, अगर है ना हम भारत माता की छवि को याद करते हैं ना, जब भी हम उनकी फ़ोटो देखें तो हमारे अंदर देशभक्ति आ जाती है। यही चीज़ है ना, मैंने बताया था ना सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाला टॉपिक, उसी से ही इन लोगों ने अपने देश को एक फीमेल फिगर दिया था। क्योंकि फीमेल के लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट भी रहती है कि फीमेल्स हमारी कौन होती है, सिस्टर्स हो गई, मदर्स हो गई, तो उनके लिए रिस्पेक्ट रहती है। तो ऐसी देश के लिए भी रिस्पेक्ट रहेगी, जिसको हम बोलते हैं एलिगरी। फ्रांस की थी बैरिएरा और जर्मनी की थी जर्बेरिया। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो बॉक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, पेपर में पूछ लेता है, इससे एक एमसीक्यू पक्का आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब देखो, इंपीरियलिज्म क्या था। देखो, अगर तुम अपने देश के लिए जान दे रहे हो वो होगा नेशनलिज्म। पर तुम अगर अपने देश के लिए किसी और देश की जान ले रहे हो ना, वो हो जाएगा इंपीरियलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म अलग है, इंपीरियलिज्म अलग है, जो मैंने तुम्हें सिंपल सी भाषा में बता दिया। जो लोग थे ना, वो अपने देश में तो नेशनलिज्म फैला रहे थे, देश से प्यार कर रहे थे, देशभक्ति दिखा रहे थे, लेकिन वो जब दूसरे देश के लोगों को हार्म कर रहे थे ना, वो क्या हो जाएगा, इंपीरियलिज्म हो जाएगा अपने देश के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक छोटा सा भाई है, उसको चाहिए थी चॉकलेट। ठीक है, और वो चॉकलेट कहीं मिल नहीं थी, तो एक और बच्चा था जो कि है ना वही चॉकलेट खा रहा था, तो तुमने उसको थप्पड़ मार के उसकी चॉकलेट, उस बच्चे की चॉकलेट छीन ली और अपने भाई को दे दी। फिर वो बच्चा रोने लग गया, तो तुमने तो अपने भाई के लिए सही किया कि तुमने अपने भाई को चॉकलेट दी, लेकिन तुमने उस बच्चे के साथ गलत किया। तो जो तुमने अपने भाई के लिए किया था ना, उसको चॉकलेट देना, वो हो जाएगा नेशनलिज्म। लेकिन जो तुमने उस बच्चे को मारा था ना, उसको रुला दिया था बेचारे बच्चे को, उसको बोलेंगे इंपीरियलिज्म। सिंपल सी टर्म में तुम समझ गए। अब देखो, अब है ना, जब देश वगैरह ग्रोथ कर रहे थे ना, तो उनके अंदर नेशनलिज्म से ज़्यादा इंपीरियलिज्म बढ़ रहा था। क्यों? सिंपल सी बात है, उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करना था, वो लालच वगैरह आ गया था। फिर बाल्कन रीजन में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी। देखो, बाल्कन रीजन बहुत सारे देशों, वो कंट्रीज़ का मिलके एक रीजन था, जिसमें रोमेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, मैकडोनिया, क्रोटिया,
बहुत सारे ऐसे देश थे, ठीक है। अब देखो, ये सारे देश ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में है, लेकिन बाद में तुम्हें पता है नेशनलिज्म वगैरह बढ़ा, रोमेंटनिज्म बढ़ा, जिसके कारण है ना ये जो लोग थे ना, कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर को भी इनने हरा दिया था। और इनके ये जो बाल्कन के लोग थे ना, उनको हम स्लेव्स कहते थे, ठीक है। तो ये ग्रोथ कर रहे थे, तो ब्रिटेन वगैरह ने सोचा अगर हमने बाल्कन को भी कब्जे में कर लिया, ब्रिटेन रशिया इन सब ने सोचा बाल्कन को बाल्कन को कब्जे में कर लिया ना, तो देश हमारा मजे मजे में रहेगा। तो बस ये और उसके बीच लड़ाई और लग गई, और इसी लड़ाई के बीच कि कौन इस देश को कब्जे में करेगा, यूरोप लड़ रहा ब्रिटेन से, तो इसी से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो गया, ठीक है। यही है हमारा प्यारा सा चैप्टर। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर को थोड़ा 30 मिनट में खत्म किया है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।